होता है। हम उस डिजीज का क्या कॉज है, उस कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, जो फीमेल है, लड़कियां हैं, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रूट ऑफ एक्शन होता है वो नर्व्स के थ्रू होता है। हम उसको जबान पे जब रखते हैं वो बॉडी में जाती है। कॉफी नहीं लेना चाहिए, क्यों? कॉफी से मेडिसिन बनती है। अच्छा। हाँ, तो आप उन सब चीजों को चाय ले सकते हैं। नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन एक के बाद एक कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक के बाद एक लेते हैं तो किसी भी मेडिसिन को बॉडी पर काम करना। साबूदाना बहुत अच्छा, साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। अब हमारा जो एक सवाल ये है कि जैसे होम्योपैथिक दवाई जो होती हैं, ये हम लोग अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, कुछ ऐसी दवाएं। हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन से देखिए, पहली बात तो अगर हम होम्योपैथी को देखें तो होम्योपैथी में जो डिजीज का होता है वो डिजीज के नाम से नहीं ट्रीटमेंट होता है। हम उस डिजीज का क्या कॉज है, उस कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं। जब कॉज को हटा देते हैं तो अपने आप डिजीज हट जाती है। तो एक एज के बाद, जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हमारे यंग एज में है तो बच्चों में कैल्शियम का कमी हो रही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कैलकेरिया फास आती है। जी। दूसरा, जो फीमेल है, लड़कियां हैं, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, तो उसके लिए फेरम फास आती है। इस तरह की कई सारी रूटीन मेडिसिन है जो कि हमारे कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए, आयरन सप्लीमेंट के लिए, मल्टीविटामिन के लिए, इसके लिए होती है। उनको हम शामिल कर बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे होम्योपैथिक की जो दवाई होती है, क्या उनको लेते समय कोई सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए थोड़ा ध्यान तो रखने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में थोड़ा सा फर्क होता है। जी। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रूट ऑफ एक्शन होता है वो नर्व्स के थ्रू होता है। हम उसको जबान पे जब रखते हैं वो बॉडी में जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते समय पहला चीज तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हाथ से टच ना करें। अच्छा। साफ सफाई से रखें जी। उसको। उसके जो ढक्कन मिलते हैं उसी में डाल करके लें। जी। दूसरा, मेडिसिन को लेते समय मुंह साफ रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, ब्रश किया होना चाहिए साफ। गंदा अगर मुंह है तो उसका एक्शन भाई, अगर हमारे टंग पे बहुत ज्यादा कोटिंग है तो मेडिसिन को उतना ज्यादा नर्व से टच नहीं होगा। तो इन सब का। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके एक मेडिसिन के तहत दूसरी मेडिसिन ना ले, क्योंकि हर मेडिसिन के एक्शन अलग अलग होते हैं। अच्छा। तो अगर आप दो मेडिसिन एक साथ लेंगे तो दोनों के एक्शन आपस में डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक की सिंगल मेडिसिन सिंगल टाइम पे लेना चाहिए। अच्छा, होम्योपैथिक की दो मेडिसिन एक साथ नहीं खा सकते, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ज्यादातर डिजीज में सिंगल मेडिसिन से ही रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि होम्योपैथी स्वभाव पर काम करती है। तो हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति का हाथ है, पैर है। जब हम भोजन करते हैं तो वो हर बॉडी पे। तो होम्योपैथी में हर व्यक्ति के अलग अलग समय पे, जिस समय उसके जैसे सिम्टम है, वो मेडिसिन से होता है। तो सर, हमारा अब लास्ट राउंड है, रैपिड राउंड, इसको हम लोग शुरू करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन ये, क्या होम्योपैथिक की दवा ले रहे हैं तो क्या दही या दही से बना पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल दही के पदार्थ ले सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जो मेडिकेटेड चीजें हैं, उनसे थोड़ा सा बचाना चाहिए। अच्छा। जिनमें मेडिकेटेड तत्व, जैसे कॉफी नहीं लेना चाहिए, क्यों? कॉफी से मेडिसिन बनती है। अच्छा। हाँ, तो आप उन सब चीजों को चाय ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जो मेडिकेटेड है। अच्छा। लेकिन दूध, दही, ये सब चीज ले सकते हैं। सर, क्या होम्योपैथिक कुछ दवा होती है लगातार एक के बाद एक ले सकते हैं? नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन एक के बाद एक कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक के बाद एक लेते हैं तो किसी भी मेडिसिन को बॉडी पर काम करने का पूरा समय नहीं मिलता है। अगर आप हर मेडिसिन का एक ड्यूरेशन होता है। कुछ मेडिसिन होती है 24 घंटे लेती हैं, कुछ मेडिसिन होती है 2 दिन लेती हैं, कुछ 3 दिन लेती हैं, कुछ महीने भर का समय। अगर आप उनका एक डोज देते हैं तो 1 मंथ तक काम करती है। तो अगर आप एक मेडिसिन को दिया, उसके साथ दूसरी मेडिसिन लिए, तो दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। सर, ये है कि जैसे क्या होम्योपैथिक बड़ी बीमारी जैसे टीबी, हार्ट अटैक में कारगर रहता है? बिल्कुल, होम्योपैथी इन सब चीजों में भी कारगर रहती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि एक निश्चित समय पे इसका पता चल जाए। अच्छा। अगर ये लास्ट स्टेज पे चला गया है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर होता है थोड़ा सा। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में है तो होम्योपैथी बहुत अच्छा करती है। दूसरा, होम्योपैथी का असर इनके बाद के स्टेज में ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया, उसने कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन सबको होम्योपैथी बहुत अच्छा क्योर करती है। क्योंकि एलोपैथिक है, उसने पर्टिकुलर उस टाइम पर उसको क्योर कर दिया, लेकिन उसके पहले की स्टेज और उसकी बाद की स्टेज दोनों में होम्योपैथी बहुत अच्छा असर करती है।
सर उसके बाद ये है कि जैसे होम्योपैथिक की दवाई जो होती है वो पहले बीमारी को उजागर करती है, फिर उसके ऊपर असर करती है, तो ऐसा कुछ होता है? देखिए, होता क्या है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं कि किसी डिजीज को बढ़ा देती है। जैसे मान लो आपके बॉडी पे इरेप्शन है, आपने कई सारे दवाएं खा लिया या कई सारे एप्लीकेशन किया है, तो वो अंदर की तरफ सप्रेस है। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो जो सप्रेस डिजीज है उसको वो थोड़ा सा बाहर निकालती है और उसके बाद उसको पूरी तरह से खत्म करती है, क्योंकि होम्योपैथी सप्रेस नहीं करती। होम्योपैथी उसको अंदर से बाहर की तरफ क्योर करती है। ठीक है सर। उसके बाद सर ये है कि होम्योपैथिक की जो दवाई है, ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथिक एलोपैथिक साथ में रहनी चाहिए। होम्योपैथी एलोपैथी के साथ में देखिए, दोनों का रूट ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग अलग है। वो एब्डोमेन में जाकर के डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, एसिमिलेट होती है। एलोपैथिक मेडिसिन तब वर्क करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन नर्वस सिस्टम के थ्रू जाती है बॉडी पे। तो बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों मेडिसिन के बीच में थोड़ा सा गैप दे, जैसे बॉडी हमारी कंफ्यूज ना हो सके। अच्छा ना, तो एक मेडिसिन आपने लिया तो 1-1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ थोड़ा एंटीबायोटिक्स, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अवॉइड करना चाहिए इन सबको नहीं सर। सर जैसे क्या होम्योपैथिक में ये स्पेशल सवाल है कि एंटी एजिंग की भी दवा होती है? देखिए, एंटी एजिंग की कोई मेडिसिन तो ऐसे नहीं होती है। हाँ, एंटी एजिंग की तरफ जो हम जाते हैं तो जो हमारे बॉडी में धीरे धीरे वीकनेस आने लगती है, धीरे धीरे हमारे मसल्स वो होने लगते हैं, उन सब चीजों का ट्रीटमेंट हम होम्योपैथी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, उस तरह के लिए मेडिसिन हमारे यहाँ आती है। सर आखिरी सवाल ये है कि आज के समय में आपका क्या विचार है कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि क्या रिफाइंड खाना चाहिए? देखिए, रिफाइंड तो बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। आप कभी भी देखो, रिफाइंड को किसी डिब्बे में रखो और कुछ दिनों बाद देखो तो उसमें रिफाइंड के चारों तरफ एक लेयर जम जाती है, जबकि सरसों के तेल में कभी नहीं जमती। क्योंकि देखिए, रिफाइंड के अंदर फ्री फैटी एसिड होते हैं ना, अनसेचुरेटेड फैट होता है कि जो हमारे बॉडी में जाकर के गलता नहीं है, वो जाकर के डिपॉजिट होता है। तो इसलिए रिफाइंड जो ऑयल होता है वो हमारे बॉडी में जाकर डिपोजिशन करता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बदले आप देसी घी खा रहे हैं या सरसों का तेल खा रहे हैं, वो ज्यादा बेस्ट है रिफाइंड की अपेक्षा। साबूदाने के ऊपर आपका क्या विचार? साबूदाना बहुत अच्छा, साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अंदर ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। ग्लूटेन जो होता है, जो एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, जो चीजों को बाउंड करता है, वो नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता है, बहुत अच्छा वो ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए। इसके अलावा सर जैसा ये कहा जाए कि सफेद चीनी और भूरी चीनी, तो आपको क्या इसमें है? भाई देखिए, व्हाइट चीनी जो होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। और भूरी चीनी जो हमारी होती है वो जैगरी होती है, गुड़ का होता है। तो गुड़ को आप बॉडी में, गुड़ बहुत अच्छा आयरन का स्रोत होता है बॉडी के लिए, चीनी की अपेक्षा बहुत ही अच्छा वो माना जाता है। और चीनी रिफाइंड होती जाती है, उसको जितना वो करते हैं तो बॉडी के लिए वो डायबिटीज को भी बढ़ाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस लाती है, तो थोड़ा सा चीनी को अवॉइड करना चाहिए जी। उसके अलावा सर जैसे क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि रात में दूध पी के सोना चाहिए, सही होता है? रात में दूध, बिल्कुल रात में दूध पीना, रात में गुनगुने दूध को हमेशा लेना चाहिए, गर्म दूध को। अच्छा। ठंडा दूध नहीं लेना चाहिए। देखिए, हमारे बॉडी में एक कंटेंट होता है जिसे कहते हैं मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन का काम होता है हमारे मन को शांत करना, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती तो उसका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता। अच्छा। तो जो मिल्क का काम होता है, जो ल्यूकवार्म दूध होता है, गर्म दूध होता है, वो उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण से हमको प्रॉपर नींद अच्छी आती है। अच्छा। और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, तो बिल्कुल लेना चाहिए रात में। आखिरी सवाल सर हमारा ये है कि ऐसा कहते हैं घर में कि लोग दोपहर के बाद फल नहीं खाने चाहिए। हाँ, तो ये क्या सर सही? देखिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रूट्स को ज्यादातर हमें मॉर्निंग में लेना चाहिए, बट इसमें भी डिवाइडेशन है। अच्छा, फ्रूट्स को क्यों लेना चाहिए, अब पहले ये सोचिए। हम रात भर भूखे होकर के सोते हैं, जो भोजन है वो 3 घंटे के बाद पच गया। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे ब्रेन जो है वो और कुछ नहीं खाता, उसे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, तब वो एक्टिव मोड में होता है। और फ्रूट्स का जो ग्लूकोज होता है वो सबसे बेस्ट ग्लूकोज होता है। अच्छा। वो शुगर को नहीं बढ़ाता। अगर आप मीठा खा रहे हो तो वो शुगर को बढ़ाएगा। तो आप सुबह के समय जो मीठे फल, जैसे पपीता हो गया, खट्टे फलों को सुबह नहीं लेना चाहिए। बासी पेट, ये ध्यान रखिए। खट्टे फल लेने से एसिडिटी को बढ़ाता है। खट्टे फल हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद खाइए। अच्छा। आप नाश्ता करने के बाद खट्टे फलों को लीजिए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन
बासी पेट आप खाली पेट में मीठे फल कोई भी ले सकते हैं, वो बॉडी के लिए केला हो गया है, पपीता हो गया है, सब चीजें ले सकते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी वो होता है। और फ्रूट्स बॉडी को डिटॉक्सिक करता है, जितने हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनको बनाता है। अच्छा, सुबह के समय जब वो बॉडी में जाता है तो बॉडी को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। अच्छा, तो इसलिए सुबह के उसको लेना बहुत अच्छा माना जाता है। ये रहा दोस्तों हमारा सेशन, खास सेशन सर के साथ। इसमें काफी इंटरेस्टिंग बातें हमको भी पता चली और आपको भी पता चली होंगी। तो ये जितनी भी अच्छी आदतें उनको अपनाइए, बुरी आदतों को छोड़िए, जिससे आपका जीवन जो है बहुत सुखमय और स्वस्थता से बीते। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।